Hello class. The next chapter, that is the chapter number 3 that I am going to discuss with you, and this is your motion in a straight line. So first topic that I am going to discuss is mechanics. So ये जो मैकेनिक्स है वो है क्या, पहले मैं वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद उसकी जो सब ब्रांचेस हैं उसको एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को स्टडी करेंगे तब जब उस पर कोई फोर्स हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो बिहेवियर का सेंस है वो है ऑब्जेक्ट का रेस्ट या मोशन। अब मैकेनिक्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो उसकी 3 कैटेगरी होती है। पहली है स्टैटिक्स, दूसरी है काइनेमेटिक्स और तीसरी है डायनामिक्स। स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट के बिहेवियर की स्टडी करेंगे और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, दैट मींस कि ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन नहीं हो रहा होगा। और काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स जो है मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट के बिहेवियर की स्टडी करेंगे और ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोशन में होगा, लेकिन इसके साथ खास बात ये होगी कि हम उस जो जिस फैक्टर की वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो उसको मूव कराने के लिए जो रिस्पांसिबल फैक्टर है, जो कि फोर्स है, वो किस तरीके का फोर्स है उसके बारे में हमें जानकारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो फोर्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, वो आपका जो है टेंशन फोर्स है, हम इन सब चीजों की को कंसीडर ना करते हुए केवल हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करेंगे। डायनामिक्स की बात आती है तो डायनामिक्स इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। इसमें भी हम ऑब्जेक्ट के बिहेवियर की स्टडी करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट मोशन में भी होगा, लेकिन ये काइनेमेटिक्स से इस मामले में डिफर करेगा कि यहाँ पे हम जो उसके मोशन के लिए रिस्पांसिबल फैक्टर है उसको भी कंसीडर करेंगे। दैट मींस कि कौन सा फोर्स है जो कि उसके मोशन के लिए रिस्पांसिबल है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटोस्टैटिक्स है, या वो टेंशन फोर्स है, वो या वो फ्रिक्शनल फोर्स है, इन सब चीजों को भी हम कंसीडर करेंगे। अब उसके बाद हम बात ये करेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्ट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये रेस्ट है क्या, तो उसकी डेफिनेशन सिंपल सी ये होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और वो तब होगा जब वो ऑब्जेक्ट टाइम के पास होने पे अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाएगा। दूसरी चीज आपकी होती है दैट इज मोशन। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद पासेज ऑफ टाइम अगर चेंज कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, और अगर ऐसा नहीं है मतलब वो अपने पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अब बात ये आती है कि जो रेस्ट और मोशन है वो रिलेटेड टर्म है। रिलेटेड टर्म का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन या रेस्ट में होना, उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो डिसाइड करेगा कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है उसको इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपके सामने जो है देना चाहूंगा जो ये बताने के लिए सफिशिएंट होगा कि आपका जो रेस्ट और मोशन जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। अब अज्यूम कर लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रेन है। मान लीजिए कि ये आपकी
ट्रेन है, ठीक है। अब यहां पे एक आदमी है जो कि बैठा हुआ है। अब हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पे है, ठीक है, और दूसरा जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पे है। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर जो है ग्राउंड पे है, और ये भी देख लेते हैं कि ये जो ट्रेन है वो मूव कर रही है। क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन को देखना चाहूं तो इस ऑब्जर्वर के या इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर ये रुका हुआ है तो हम ये देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इसके रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पे। लेकिन अगर मैं ऐसी ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो मुझे ये चीज दिखेगी कि इसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट क्या है? मूव कर रहा है। तो ये सेम ऑब्जेक्ट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने दो अलग अलग लिया हुआ है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस ट्रेन के अंदर है तो उसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी है। लेकिन वही जो है दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि ग्राउंड पे है उसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट क्या है? मूव कर रहा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि आपका जो मोशन या रेस्ट वो रिलेटिव टर्म है, वो डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब फिर ये बात उठती है कि क्या एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉसिबल है? तो उसका पहला जो मतलब आंसर है वो ये है कि नहीं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट या मोशन डिसाइड करने के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। लेकिन पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो क्या हो? स्टेशनरी हो। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉसिबल नहीं है। अब बारी आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सुनने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट अगर हम इसको इसके डिफाइन करें तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली जो है कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है किसका? कोऑर्डिनेट सिस्टम का। कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस ऑब्जर्वर और प्लस वॉच, जिसकी हेल्प से आप टाइम को मेजर करोगे। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं आप पढ़ते हैं तो उसका सिंपल सा मतलब है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन तीन चीजों को कैरी करेगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब स्पेस को डिवाइड करने के लिए तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस कहते हैं और तीसरे को जेड एक्सिस कहते हैं। जैसे कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब हम एक ऑब्जर्वर ले लें। क्या ले लें? ऑब्जर्वर ले लें, और इस ऑब्जर्वर के हाथ में हम एक वॉच, जिसके हेल्प से वो जो है टाइम को मेजर कर सके। तो इस पूरे सेटअप को भी हम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैकेनिक्स में काफी इंपॉर्टेंस है। अब उसके बाद हम बात करेंगे एक छोटे से डेफिनेशन की, जो कि समझ में आना बहुत ही जरूरी है, और वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट आगे मैकेनिक्स में रोटेशनल मैकेनिक्स से पहले ऑब्जेक्ट जो कंसीडर किया जाएगा और उस पे जितने भी लॉज वगैरह अप्लाई होंगे उनके साथ शर्त ये होगी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तो हमें ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझने से पहले मैं आपको पॉइंट की डेफिनेशन बता देता हूं। तो जैसा कि आपको जानकारी भी होगी कि पॉइंट एक इमेजिनरी
शेप होता है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, मतलब ना उसके पास लेंथ होती है, ना उसके पास ब्रेड्थ होती है, ना उसके पास हाइट होती है। तो यहाँ पे भी अगर इस ऑब्जेक्ट के साथ पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई डायमेंशन ना हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में बात करें तो यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा कि जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। तो इसके लिए हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिकली डिफाइन करते हैं। तो वो कैसे डिफाइन होगा? तो चूंकि यहाँ पे हम मोशन की बात करेंगे और उसमें ऑब्जेक्ट होगा जो कि मूव कर रहा होगा, तो वो कैसे डिफाइन होगा? तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, दैट मींस कि वो टाइम के पासेस होने से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसने कि मूव करा, ठीक है, तो प्रैक्टिकली उस ऑब्जेक्ट की अपनी कोई साइज होगी, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, और वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा और करके एक दूसरी पोजीशन को पहुंच रहा होगा। तो अब उस पूरी जर्नी के लिए वो ऑब्जेक्ट कब पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और कब नहीं होगा, ये अभी इस डिस्कशन का हमारा कंसर्न है। तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये बनती है कि अगर ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसकी जो लेंथ है वो उसकी अपनी साइज से बहुत ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज हम कहेंगे कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अज्यूम कर लीजिए कि जैसे एक बस है जिसकी जो साइज मान लीजिए 5-7 मीटर है। अब वो बस जो जिसकी खुद की साइज 5-7 मीटर है और वो 10 मीटर चल के रुक जाए, तो उस मोशन में, ठीक है, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वही बस 40-50 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है और तब उस जर्नी में इस बस को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूडिंग पार्ट इसका ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर की गई डिस्टेंस उसकी साइड से बहुत ज्यादा है, तो उस जर्नी के लिए वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप ऑफ मोशन। अगर हम टाइप ऑफ मोशन की बात करें तो टाइप ऑफ मोशन, तो ये 3 तरीके का होता है। एक होता है वन डायमेंशनल मोशन, सेकेंड वन इज योर 2 डायमेंशनल, and third one is 3 dimensional। तो अब हम लोग इस टाइप ऑफ मोशन को जब कैटेगराइज करते हैं, जो कि 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन है, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे हम उसको 1, 2, 3 में कैटेगराइज करते हैं। तो चूंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ठीक है, उसके लिए जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज करते हैं, तो उसमें जो बेसिक कंपोनेंट में से एक आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि x, y और z से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है चेंज मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसमें इन्हीं कोऑर्डिनेट में से कोई एक, कोई दो, क्या हो सकता है, तीनों चेंज हो रहा है। अगर वो मोशन में है तो, नहीं है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर कोई भी मोशन हो रहा है और उसमें केवल और केवल उसका एक कोऑर्डिनेट, या तो वो x हो सकता है, या तो वो y हो सकता है, या वो z हो सकता है, तीनों में से कोई एक ही होगा। और अगर वो टाइम के हिसाब से अगर वो चेंज हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो मोशन है वो है 1 डायमेंशनल मोशन। अब फिर बारी आती है 2 डायमेंशनल मोशन की। तो अगर हम इसको डिफाइन करना
डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। मान लीजिए एक्स वाई चेंज हो सकता है तो भी वाई जेड चेंज हो रहा है तो एक्स जेड चेंज हो रहा है तो कोई दो कोऑर्डिनेट आपके चेंज होने चाहिए, तो ऐसे मोशन को हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। और जब बारी आएगी थ्री डायमेंशनल मोशन की, तो थ्री डायमेंशनल मोशन में तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे, एक्स भी चेंज हो रहा होगा, वाई भी चेंज हो रहा होगा और जेड भी चेंज हो रहा होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम इनके अगर एग्जांपल्स की बात करें, आप कहेंगे कि कोई एग्जांपल जो कि दिया जाए जिससे कि हम वन डायमेंशनल मोशन को या टू डायमेंशनल मोशन को या थ्री डायमेंशनल मोशन को समझ पाए। तो आप सिंपल से चीज वन डायमेंशनल, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और ये मैं अज्यूम कर लूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ऐसे मूव कर जाऊं, ठीक है, और ऐसा करते वक्त केवल और केवल मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है वो चेंज होए तो वन डायमेंशनल मोशन होगा। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और अगर मैं इधर की तरफ मूव कर जाऊं, ठीक है, तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या सीधे मैं ऊपर की तरफ जो है चढ़ने लग जाऊं तो इस मोशन में मेरा केवल और केवल वाई कोऑर्डिनेट होगा वो चेंज होगा। तो इस मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। वहीं जब बात होगी टू डायमेंशनल मोशन की, तो इसकी खास बात ये होगी कि हम एक प्लेन में मूव कर रहे होंगे। एग्जांपल के तौर पे इसमें हम ये ना हम एक्स की तरफ जाएंगे, ना वाई की तरफ जाएंगे, ना जेड की तरफ। अगर मैं इधर की तरफ आने लगूं तो इस केस में एट अ टाइम मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो ऐसे मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने ऐसे स्लैंट करके एक सीढ़ी जो है क्या कर दी, लगा दी, और मैं अब उस पर चढ़ने लग गया हूँ। तो ऐसी कंडीशन में मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों ही क्या होगा, चेंज होगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग जो है क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। अब उसके बाद टाइप ऑफ मोशन के बाद हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक एक करके हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो इनिशियल पोजीशन है दैट इज P1। वो ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट पे अभी फिलहाल है और ये ऑब्जेक्ट मूव करके, ठीक है, दूसरी लोकेशन पे चला जाए P2, ठीक। तो अब ये एक एक स्टेप, मान लीजिए आप पैदल चल रहे हैं, ऐसे एक एक स्टेप लेके आपने क्या करा होगा, P1 से कहां पहुंचे होंगे, P2 पे पहुंचे होंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो कि यहाँ P1 से P2 पर पहुंचा है, उसके बीच में जो इसने पाथ फॉलो किया, उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है, मतलब वो पाथ जिस पे वो चल के P1 से P2 को पहुंचा, उसकी जो टोटल लेंथ होती है वही कहलाती है क्या, डिस्टेंस। तो अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ इज डिफाइंड एज डिस्टेंस। अब अगर हम ये बात करें कि ये किस टाइप की क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, यूनिट की, तो चूंकि ये सिंपली एक लेंथ है तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर। और ये यूनिट अगर हम कहें कौन सी है, तो ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट में इसकी यूनिट होती है मीटर। और वहीं अगर हम सीजीएस की बात करें,
किसकी बात करें, CGS यूनिट की बात करें तो ये होगा सेंटीमीटर। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो जो डायमेंशन होगी वो होगी L। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है मान लीजिए कि हमारा P1 और P2 सेम केस हम कंसीडर कर रहे हैं, तो अब P1 से P2 तक जाने के कई सारे पाथ हो सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा पहला पाथ अगर देखें तो ये मान लीजिए 1 है। दूसरा तरीका वो ऐसे भी जा सकता था, दैट इज 2, वो ऐसे भी जा सकता था। मतलब कहने का ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के कितने रास्ते, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया 3 रास्ते हैं, 1, 2 एंड 3। अब डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां से यहां की जो लेंथ है वो इसकी डिस्टेंस होगी, और अगर हम इस पाथ की बात करें तो इसको हम कैलकुलेट करें जो इसकी लेंथ होगी वो आपकी जो है डिस्टेंस होगी, और यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो जो लेंथ होगी वो इस डिस्टेंस होगी। तो 1, 2, 3 जो भी पाथ तीनों हैं उनकी जो डिस्टेंस की बात होगी वो अलग अलग आएगी, लेकिन हम डिफाइन क्या करने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की। तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जा रहा है, वो कोई सा भी पाथ जो है फॉलो कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम ये देखेंगे कि उन दोनों पॉइंट के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर आप देखें किसी भी 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे इसको मिला दूंगा, तो ये जो चीज निकल के आ रही है वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट मिला है वो होगा। और डिस्प्लेसमेंट की खास बात ये होती है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, जबकि डिस्टेंस जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये भी बताना है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है। और दूसरी चीज, अगर हम इसकी यूनिट जो कि जनरल SI यूनिट की अक्सर बात होगी, तो SI यूनिट जो होगी, जो कि ये भी एक तरीके का लेंथ है, तो उसकी जो यूनिट होगी SI यूनिट होगी। और अगर हम इसकी CGS यूनिट की बात करें तो ये होगा सेंटीमीटर। और अगर उसके बाद हम जो है इसकी डायमेंशंस को लिखेंगे तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी L। ठीक है, तो अब मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन लेके थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, मैं उसको एक बार लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल लोकेशन 1 है और वो यहां से 2 लोकेशन पे जा रहा है, और 1 और 2 के बीच में जो मतलब पाथ लेंथ है उसका 4 मीटर है। फिर उसके बाद ये यहां से 3 मीटर और चल के जा रहा है, फाइनल लोकेशन उसकी मतलब अब ये 3 है। तो अगर इस पूरी जर्नी के लिए मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया डिस्टेंस की डेफिनेशन कि वो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसकी जो टोटल लेंथ होगी वही जो है उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं पॉइंट को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो आपका जो पॉइंट है वो A से B गया है, B से C गया है, तो जो डिस्टेंस निकालनी है हम
हमें इस जर्नी की, तो जो डिस्टेंस होगा वो टोटल पाथ लेंथ होगा, दैट इज AB प्लस BC। और AB कितना है 4 मीटर, कितना है 4 मीटर, और BC कितना है 3 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 7 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस हो गया वो इस जर्नी के लिए कितना है 7 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उन दोनों मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं कैलकुलेट करूंगा। तो ऐसा करने के लिए मैंने आपको बताया है कि सीधे सीधे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो A और जो C है दैट इज AC, वही आपकी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इसको निकालने के लिए हम मैथमेटिक्स की हेल्प लेंगे। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और AC क्या है हाइपोटेनस है। तो AC को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से जो AB है दैट इज 4 स्क्वायर प्लस दैट इज 3 स्क्वायर, दिस इज योर 16 एंड दिस इज 9। 16 plus 9 is equals to 25. Then AC is equals to under root 25. This is equal to 5. So your displacement is 5 meter. I hope आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्लैरिटी मिली होगी। और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आपका होगा स्पीड एंड वेलोसिटी।